हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे साइंस जीके और साइंस जीके में पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो भौतिक विज्ञान एक विज्ञान की शाखा है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान की एक शाखा है। तो विज्ञान की कई शाखाएं हैं, जैसे कि रसायन विज्ञान हो गया, जंतु विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, या फिर कृषि विज्ञान हो गया, है ना। तो ये विज्ञान की शाखाएं हैं। तो उन शाखाओं में से एक शाखा क्या है? भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान क्या है? एक विज्ञान की शाखा है। तो अब इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तो इसके अंतर्गत हम अध्ययन किसका करेंगे? तो इसके अंतर्गत अध्ययन हम करते हैं द्रव्यमान और ऊर्जा का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, या फिर इनके बीच संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यमान और ऊर्जा, या फिर इन दोनों के बीच द्रव्यमान और ऊर्जा, इन दोनों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान की शाखा को हम भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं कि भौतिक विज्ञान का पिता कौन है। तो भौतिक विज्ञान का पिता न्यूटन को कहा जाता है। जो न्यूटन है उनको हम भौतिक विज्ञान का पिता कहते हैं। और अब उसके बाद देखें कि आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता, आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। जबकि भौतिक विज्ञान का या फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को। यदि आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता बोले तो किसको कहा जाएगा? अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से इतनी बातें आपको याद रखना है। अब उसके बाद हम भौतिक विज्ञान में हमारा जो पहला चैप्टर होता है उसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम मापन। तो मापन क्या होता है? तो किसी भी राशि की तुलना करना क्या होता है? मापन कहलाता है। जैसे हमको 1 किलो शक्कर चाहिए ना, तो शक्कर की हम एक पूर्व निर्धारित बांट से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो वो तुलना हम जब करते हैं तो वो क्या होता है? मापन होता है। ठीक है। तो किसी भी भौतिक राशि की ना, या फिर किसी भी क्वांटिटी की, है ना, या किसी भी राशि की हम एक पूर्व निर्धारित मान से या पूर्व निर्धारित बांट से हम तुलना करते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। अब मापन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं राशियां। तो राशियों में हम पढ़ते हैं भौतिक राशियां। अब जो भौतिक राशियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो जो भौतिक राशियां ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली राशि होती है भौतिक मूल राशि या मूल राशियां, और दूसरी राशियां होती हैं व्युत्पन्न राशियां। तो इतना नोट कीजिएगा। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है। इसके बाद समझते हैं कि मूल राशियां क्या हैं, उसके बाद समझेंगे व्युत्पन्न राशियां क्या हैं। मूल राशियां। तो मूल राशियां क्या होती हैं? तो ऐसी राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, इनको अन्य राशियों की सहायता से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, ना ही अन्य राशियों पर इनका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है। तो ये राशि क्या होंगी? अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। इन पर किसी राशियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इन पर अन्य राशियों का
प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, या अन्य राशियों के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो ऐसी राशियाँ कौन सी राशियाँ कहलाती हैं? मूल राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखें तो उदाहरण जैसे कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया ना, तापमान हो गया, तो ये क्या है? मूल राशियां हैं। ठीक है, तो इनको हम अन्य किसी राशि के द्वारा उत्पन्न नहीं कर सकते, ना ही अन्य किसी राशि के प्रयोग करके इनका निर्माण किया जा सकता। तो ऐसी राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। अब हम देखते हैं कि मूल मात्रक किसे कहते हैं। मूल मात्रक, तो मूल राशियों को प्रदर्शित करने के लिए, मूल राशियों को प्रदर्शित करने के लिए दिए गए निर्देश मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, चूंकि मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है, अतः मूल मात्रकों की भी संख्या कितनी है? 7 है। तो मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है, अतः मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? ये भी 7 है। अब हम देख लेते हैं कि मूल राशियां जो 7 हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, उसके बाद चलेंगे कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। तो यहाँ पर आप एक तालिका बना लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखिए मूल राशियां, और यहाँ पर लिखिए मात्रक, और यहाँ पर लिखिए संकेत। तो पहली हमारी जो मूल राशि होती है वो होती है लंबाई। ठीक है, और लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, और इसका जो संकेत होता है वो होता है एल। ठीक है, लंबाई को किससे डिनोट किया जाता है? एल से डिनोट किया जाता है। तो ये हमारी पहली मूल राशि है। अब दूसरी जो हमारी मूल राशि होती है वो होती है द्रव्यमान। ये द्रव्यमान, अब द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। ठीक है, इसको दर्शाया जाता है केजी से। अब तीसरी जो हमारी मूल राशि है वो है ताप या तापमान। ठीक है, तो तापमान से पहले आप समय लिख लीजिए, समय। तो हमारी जो तीसरी राशि है वो समय है, उसका मात्रक होता है सेकेंड, और इसको दर्शाया जाता है स्मॉल एस से। ठीक है, अब उसके बाद हमारी जो चौथी राशि है वो है तापमान या ताप, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम केल्विन से, इसका मात्रक होता है केल्विन, और इसको दर्शाया जाता है के से। ठीक है, उसके बाद हमारी पांचवी राशि होती है मूल राशि ज्योति तीव्रता। ठीक है, अब ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है वो होता है कैंडेला, इसको प्रदर्शित किया जाता है सीडी से। उसके बाद छठवीं जो हमारी मूल राशि है वो है पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल, और इसको दर्शाया जाता है MOL और इनवर्स। ठीक है, और हमारी जो सातवीं मूल राशि होती है वो होती है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और इसको संकेत जो दर्शाया जाता है वो होता है A। ठीक है, तो ये हमारी 7 मूल राशियां होती हैं, उनके 7 मात्रक होते हैं और उनके 7 संकेत होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, और इनमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि निम्न में से कौन
मूल राशि नहीं है, मूल राशि नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देगा लंबाई, ज्योति तीव्रता, तीसरा देगा वेग और चौथा देगा विद्युत धारा। तो यहाँ से आपको बताना है कि कौन सी राशि मूल राशि नहीं है। तो यदि आपको ये 7 राशियाँ याद हैं, जब भी आप यहाँ पर बता पाओगे कि कौन सी राशि मूल राशि नहीं है। तो यहाँ पर लंबाई और ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा, ये तीनों क्या हैं, मूल राशियां हैं। जबकि वेग कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी राशि मूल राशि है, और 3 राशियां वहाँ पर व्युत्पन्न राशियां दे देगा और 1 राशि मूल राशि दे देगा। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। अब उसके बाद हम समझते हैं कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। व्युत्पन्न राशियां तो वे राशियां जो स्वयं में स्वतंत्र नहीं होती है, इनको हम मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न करते हैं, या इनका निर्माण जो होता है मूल राशियों से मिलकर होता है। तो ऐसी राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो अपने आप में ये स्वतंत्र नहीं होती हैं, अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। तो ऐसी राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अब जैसे कि देखें उदाहरण में लिखिए क्षेत्रफल, वेग के बाद लिखिए बल, आयतन। तो ये कौन सी राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं। ये जो राशियां होती हैं ये मूल राशियों से मिलकर बनी है। जैसे हम देखें क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई और गुणित चौड़ाई है, अर्थात लंबाई किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और इसका भी मात्रक होता है चौड़ाई का मीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर ना। तो ये 2 कौन सी राशियों से मिलकर बनी है, मूल राशियों से बनी है, अर्थात 2 लंबाइयाँ मिली या फिर लंबाई गुणित चौड़ाई मिली। तो जब जाके जो क्षेत्रफल का निर्माण हुआ, इस कारण जो क्षेत्रफल है कौन सी राशि, व्युत्पन्न राशि है। अब उसी प्रकार हम देखें कि आयतन, तो आयतन भी क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई, इन 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई ना। और आयतन का क्या होता है, L³ होता है, ठीक है, या मीटर क्यू होता है। तो जब 3 लंबाइयाँ मिली तो वहाँ जाकर आयतन का निर्माण हुआ। यहाँ पर 2 लंबाई और चौड़ाई मिली तो किसका निर्माण हुआ, क्षेत्रफल का निर्माण हुआ। तो ये क्या है, ये व्युत्पन्न राशियाँ हैं। या फिर ये देखें कि वेग, तो वेग बराबर क्या होता है हमारा, विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन अपॉन समय। तो जब समय और विस्थापन मिला तो यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, वेग का निर्माण हुआ। तो जो वेग और विस्थापन ना, ये कौन सी राशियाँ हैं, व्युत्पन्न राशियाँ हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दूरी के पैमाने कौन कौन से हैं। हेडिंग डालिए, दूरी के बड़े पैमाने या बड़े मात्रक। ठीक है, तो दूरी का पहला हम मात्रक पढ़ेंगे। दूरी के 3 बड़े पैमाने होते हैं। पहला होता है प्रकाश वर्ष, ठीक है, उसके बाद होता है खगोलीय दूरी, उसके बाद होता है पारसेक। ये दूरी के बड़े मात्रक हैं। उनमें सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो ये सबसे बड़ा है, पारसेक सबसे बड़ा है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष, यहाँ हेडिंग डालिए प्रकाश वर्ष। तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, जो सूर्य का प्रकाश है,
1 वर्ष में निर्वात में उसके द्वारा जो दूरी चली जाएगी उसको क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखिए 1 वर्ष में निर्वात में सूर्य द्वारा चली गई दूरी, सूर्य द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। यहाँ पर लिखिए प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है या मात्रक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अब याद रखना है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होता है, तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अब यदि हम इसको किलोमीटर में चेंज करें तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी का मात्रक है और इसको यहाँ पर क्या किया गया है, किलोमीटर में चेंज किया गया है। यहाँ पर मीटर था, इसमें 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये किलोमीटर में चेंज हो गया। तो ये पॉइंट आपको प्रकाश वर्ष से याद रखना है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ये मीटर में, और उसके बाद ये किलोमीटर में। अब हम देखते हैं कि खगोलीय दूरी किसे कहते हैं। खगोलीय दूरी, तो खगोलीय दूरी क्या होती है, एक औसत दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत जो दूरी होगी उस दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। अब जो बड़े बड़े पिंड होते हैं जैसे उल्का पिंड ना, सूर्य, द्रव्यमान, जिनका जो बड़ा द्रव्यमान होता है जिनका, तो उन पिंडों के बीच की दूरी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम किस दूरी का उपयोग करते हैं, खगोलीय दूरी का उपयोग करते हैं। तो खगोलीय दूरी क्या होती है, तो ये पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी है। ठीक है, अब जो खगोलीय दूरी है, खगोलीय दूरी भी एक दूरी का मात्रक है, एक खगोलीय दूरी बराबर होता है, एक खगोलीय दूरी बराबर होता है 1.4 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि एक खगोलीय दूरी बराबर 1.4 इंटू 10⁻11 मीटर। तो यदि हम इसको किलोमीटर में चेंज करें तो एक खगोलीय दूरी, इसको किलोमीटर में, तो 1.4 इंटू 10⁸ किलोमीटर। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम देखें कि पारसेक क्या है। पारसेक, तो पारसेक में आपको सबसे पहली बात याद रखना है कि पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अब पारसेक हम किसे कहेंगे, तो जैसे हमारे पास एक सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, सन है, और ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, मान लेते हैं। तो सूर्य से वह दूरी जिसके द्वारा सूर्य से निकलने वाली किरणों का पृथ्वी के केंद्र पर 1 डिग्री का कोण बनता हो ना, तो वह दूरी जिसके द्वारा सूर्य से निकलने वाली किरणें पृथ्वी के केंद्र पर 1 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो उस दूरी को हम कौन सी दूरी कहते हैं, पारसेक दूरी कहते हैं। और पारसेक क्या है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अब एक पारसेक बराबर क्या होता है, तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 इंटू 1 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो ये प्रकाश वर्ष से 3.26 गुना क्या है, ज़्यादा है, इस कारण से ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है।
तो यहाँ पर एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर भी होता है और ये भी होता है, तो ये दोनों याद रखना है। उसके बाद यदि किलोमीटर में लिखें तो एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10 की पावर 13 किलोमीटर। तो ये पारसेक से संबंध आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं कि दूरी के छोटे पैमाने कौन से होते हैं। ठीक है, तो दूरी के छोटे पैमाने, तो दूरी का सबसे छोटा पैमाना क्या है या दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या है? तो दूरी का सबसे छोटा मात्रक, तो दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है फर्मी। ठीक है, अब एक फर्मी बराबर क्या होता है? तो एक फर्मी बराबर याद रखना है 10 की पावर -15 मीटर या फिर 10 की पावर -14 मीटर। तो ये फर्मी क्या होता है, इसका क्या उपयोग है? तो जो नाभिक होता है उसकी त्रिज्या को मेजर किया जाता है किसमें? फर्मी में। तो एक फर्मी बराबर 10 की पावर -15 मीटर या 10 की पावर -14 मीटर के बराबर होता है ना। और हम देखें दूरी के छोटे मात्रक, तो जैसे नैनोमीटर, तो एक नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर, या माइक्रोमीटर बोलें तो माइक्रो में क्या होगा? 10 की पावर -6, या मिली बोलें मिलीमीटर, तो मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर, या फिर एग्रेस्टन बोलें, जो परमाणु होता है उसकी त्रिज्या का जो आकार होता है, निर्धारण होता है, वो एग्रेस्टन में किया जाता है। ठीक है, अब हम देखें कि अणु का आकार कितना होता है। तो अणु का आकार आपको याद रखना है 10 की पावर -9 मीटर की रेंज में होता है। 10 की पावर -9 मीटर की रेंज में होता है। यदि आपसे पूछ ले कि परमाणु का आकार, तो परमाणु का जो आकार होता है 10 की पावर -10 मीटर की रेंज में होता है। यदि पूछ ले कि नाभिक की त्रिज्या का आकार, तो नाभिक की त्रिज्या का जो आकार होता है 10 की पावर -15 मीटर या 10 की पावर -14 मीटर की रेंज में होता है। तो ये बातें यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर। तो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ही लिख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक तो हमने आपको बता दिया है, पारसेक है। तो दूरी का सबसे छोटा मात्रक, तो दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा? फर्मी होगा। ठीक है, अब हम देखें कि समय का सबसे छोटा मात्रक, तो सबसे छोटा मात्रक क्या होता है समय का? तो वो होता है सेक। तो एक सेक में कितने सेकंड होते हैं ना? तो एक सेक बराबर 10 की पावर -8 सेकंड। ठीक है, ये क्या होता है? एक सेक के बराबर होता है। अब उसके बाद चौथा पॉइंट याद रखना है क्षेत्रफल का सबसे छोटा मात्रक। तो क्षेत्रफल का सबसे छोटा मात्रक होता है बार्न, और एक बार्न बराबर होता है 10 की पावर -28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है? क्षेत्रफल का सबसे छोटा मात्रक, समय का सबसे छोटा मात्रक और दूरी का सबसे छोटा मात्रक। तो ये आपको याद रखना है। अब हम इसी में समझ लेते हैं कि कोण क्या होता है और ठोस कोण क्या होता है, अर्थात पूरक राशियाँ क्या होती हैं। तो पूरक राशियों के अंतर्गत हम उन दो राशियों का अध्ययन करते हैं, एक होता है कोण और दूसरा होता है ठोस कोण, एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि कोण क्या होता है। तो जब दो रेखाएं
एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच जो झुकाव बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। जैसे हमारे पास दो रेखा हैं, एक है एक्स बाय और एक है कौन सी, एक्स बाय वन और बाय वन, ठीक है। अब इनके बीच एक कटान बिंदु है और कटान बिंदु के बीच जो झुकाव बनेगा इसको ही हम क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे, ठीक है। तो कोण में सिर्फ आपको याद रखना है कोण की इकाई क्या होती है, कोण की इकाई, तो कोण की इकाई क्या होती है, रेडियन होती है, ठीक है। और एक पाई रेडियन बराबर लिखें तो 22/7 या फिर एक पाई रेडियन को हम डिग्री में लिखें या अंश में लिखें तो 180 अंश। तो ये चीज़ें आपको कोण से याद रखना है। उसके बाद आपको चलना है किस पर, ठोस कोण पर। तो ठोस कोण या सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल किसे कहेंगे, तो जैसे आपने एक तरबूज वाले को देखा होगा जो बाज़ार में तरबूज बेचता है, तो वो तरबूज को क्या करता है, काटता है, उसका कुछ भाग निकालता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यदि हम एक गोला लें और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, गोले की सतह से इस प्रकार से कुछ भाग निकालें और उसके बाद उन बिंदुओं को मिलाएं, इस प्रकार से चारों कोनों की बिंदुओं को मिलाएं, तो वहाँ से देखने पर जो गोला है उसके केंद्र पर जो कोण बनता है उसको हम कौन सा कोण बोलते हैं, ठोस कोण बोलते हैं। तो इसको डेफिनेशन में देंगे, इसकी जो डेफिनेशन होगी कि गोले के सतह के कुछ भाग द्वारा गोले के केंद्र पर बना कोण कौन सा कोण कहलाता है, ठोस कोण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, गोले के कुछ भाग द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण ठोस कोण कहलाता है, अब उसके बाद याद रखना है ठोस कोण की इकाई क्या होती है, ठोस कोण की इकाई, तो ये महत्वपूर्ण है, स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन, ठीक है। और उसके बाद इसका एक फार्मूला भी होता है, तो लिख लीजिए ठोस कोण बराबर 4 पाई r स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर, ये त्रिज्या से त्रिज्या कैंसिल हो जाती है तो 4 पाई स्टेरेडियन। तो एक ठोस कोण बराबर होता है 4 पाई स्टेरेडियन, और इसको यदि हम गुणा करते हैं ना, सॉल्व करते हैं तो 4 × 3.4, अब इसको गुणा करेंगे तो 12.57 इसका कुछ आ जाता है स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये कोण हो जाता है और ये ठोस कोण हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे बिम्बी सूत्र और निकालना सीखेंगे, बिम्बी सूत्र किस प्रकार से निकाला जाता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है।